माय यूट्यूब चैनल। कहानी की शुरुआत भारी बारिश से होती है जहाँ तेज तूफान आ रहा था। तूफान के कारण पेड़ टूट चुके थे और उनकी डालियां टूटकर गिर चुकी थी। लड़की को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लकड़ी के टुकड़े ने उसे घायल कर दिया हो। जब उसे होश आया तो लगा कि वह चट्टान से गिर चुकी है। लड़की को होश आया, वह घायल थी। वह सोचती है कि मैं कैरेज से पहाड़ी की सड़क पर जा रही थी और तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण उसका कैरेज फिसलकर गिर गया। कैरेज चलाने वाले से उसने कई बार कहा कि संभाल कर चलाओ। डर से उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उसे यह कैसे पता, क्योंकि यह सब उसके साथ पहली बार नहीं हुआ था। चट्टान से कैरेज गिरकर टूट गया था और लड़की तेज तूफान और बारिश में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। यहाँ से कहानी का सीन चेंज हो जाता है, जहाँ लीसा के हाथों में एक सुंदर सा फ्लावर बुके होता है। अचानक से आवाज आती है, आई एम प्रेग्नेंट। लीसा, जो कि शादी के ब्यूटीफुल गाउन में फूलों का बुके लेकर बैठी थी और उसके साथ उसकी नौकरानी थी, यह सुनकर वह आश्चर्य में होती है। वह सोचती है यह बुरा श्राप उसे उस दिन लगा था जिस दिन उसकी शादी थी। लीसा आश्चर्य से कहती है कि क्या क्या कहा तुमने? वह और कोई नहीं, उसकी पुरानी दोस्त डेलिया थी, जो लीसा से कहती है कि क्या तुम मुझे अपना आशीर्वाद दोगी? मैं आज मेरे बच्चे के पिता के साथ शादी करने वाली हूँ। वह जल्द से जल्द उसकी फियांसे से इस बारे में बात करने वाला है। लीसा यह सुनकर शॉक में थी, क्योंकि डेलिया यह सब इस प्रकार से बता रही थी जैसे कि वह उससे आखिरी बार बात कर रही हो। लीसा को देखकर लग रहा था जैसे उसका शरीर कांप रहा हो। डेलिया कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती हो। ये सुनते ही लीसा कहती है, और वह कौन है? डेलिया यह सुनकर आश्चर्य में थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि शायद लीसा को यह पता नहीं होगा कि वह कौन है। लीसा, जो कि चिंतित थी और वह समझ गई थी कि वह व्यक्ति कौन है, वह कहती है कि क्या वह विक्टर है, मेरा फियांसे? यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ शादी की तैयारियां हो रही थी और सब बहुत खुश थे। तब काउंट टेबर्टी को बधाई दे रहे थे और कह रहे थे, क्या शानदार शादी है, तुम्हारे पिता तुम पर गर्व करेंगे। विक्टर यह सुनकर थैंक यू कहता है। विक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, यह आपकी विनम्रता है और आप बहुत दयालु हैं। एक जेंटलमैन विक्टर से कहते हैं, वैसे कहाँ है आपकी ब्राइड? मैं उनसे मिलने को उत्साहित हूँ। तभी उनकी पार्टनर मुस्कुराते हुए कहती है, अब बस भी करो। वह अपनी पार्टनर से कहता है, क्या तुम उत्साहित नहीं हो? इधर लाल बालों वाली लड़की भी कहती है, मुझे भी जानना है कि कहाँ है आपकी दुल्हन। पूरे हॉल में बातचीत शुरू हो जाती है, वह जरूर ही बहुत सुंदर होगी। यह सब सुनकर विक्टर खुश था। इतने में लीसा घबराते हुए परेशान होकर हॉल में आती है। सभी उसे देखकर कहते हैं, यह वही है। विक्टर कहता रहता है कि वह मेरी लाइफ में मीठे सेब, और वह अचानक से रुक जाता है। उसे पीछे से आवाज आती है और वह देखता है नौकरानियां लीसा को अचानक देखकर कहती हैं कि लेडी लीसा, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन लीसा घबराई रहती है और कहती है, दूर रहो मुझसे। लीसा आवाज लगाती है, विक्टर कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम विक्टर? सब यह सुनकर फुसफुसाने लगते हैं और उसे देखने लगते हैं। विक्टर को सुनाई देता है, मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर विक्टर आश्चर्य में होता है और कहता है, लीसा। दो नौकरानियां लीसा को रोक कर रखती हैं और उसे आगे जाने नहीं देती हैं। नौकरानियां कहती हैं, हंगामा मत करो, क्राउन प्रिंस किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। इतने में लीसा को विक्टर दिखाई देता है और वह उसके पास जाती है। लीसा सोचती है, क्या उससे कुछ पूछने की जरूरत है? डेलिया ने कहा है जो सच है। वह अपना हाथ उसकी ओर ले जाती है। विक्टर लीसा को ऐसे देखकर कहता है, शांत हो जाओ और अंदर चलो। लेकिन इस वक्त लीसा विक्टर को देखकर सोचती है, शायद मुझे सब पता था। वह बीती बातें सोचती है, जिस तरह वह मुझे देखता था और जो भी बातें मुझसे छिपाई थी, वह बहुत पुरानी बात है। वह हर पल और हर याद जो उसने मेरे साथ बिताई है, महसूस की है, और वह अच्छे बुरे सारे पल जो मैं याद नहीं करना चाहती। यह सब सोचकर लीसा थोड़ा पीछे हो जाती है और यह देखकर विक्टर जैसे आश्चर्य में पड़ जाता है। विक्टर लीसा से कहता है, तुम यह सब क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था कि हम शादी से पहले एक दूसरे को नहीं छुएंगे। यह सुनकर लीसा को गुस्सा आता है और वह कहती है, क्या यह सच है? क्या तुम्हारा और डेलिया का अफेयर चल रहा है? सभी उन्हें देखते रहते हैं, लेकिन विक्टर कुछ समय के लिए चुप रहता है। यह देखकर लीसा चली जाती है और विक्टर आवाज लगाता है, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? विक्टर कहता है कि तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है। जो कुछ भी डेलिया के साथ हुआ वे एक मिस्टेक थी। विक्टर लीसा को आवाज लगाता है, रुको, लेकिन लीसा वहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी। वह दौड़ती जाती है। वह चलते हुए सोचती है कि मैं कितनी पागल थी कि मैंने उस पर भरोसा किया। वह सोचती थी कि डेलिया और विक्टर कभी उसे धोखा नहीं देंगे और वह तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे जैसे वह पहले रहा करते थे। लीसा कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों की ओर जाती है, लेकिन उसे पीछे से कोई देख रहा होता है। वह व्यक्ति लीसा को इस तरह देख रहा था जैसे वह लीसा से नफरत करता हो, और पीछे से एक हाथ दिखाई देता है जो लीसा को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देता है। यह सब काफी अजीब था और वह मर जाती है। यह उसकी पहली मृत्यु थी। लीसा सोती रहती है और उसकी नौकरानी उसे जगाने को आती है। वह लीसा को आवाज लगाती है, माय लेडी। लेडी लीसा सुनकर अचानक से वह नींद से उठती है। उसकी आंखें खुलती है और वह कहती है, हाँ। नौकरानी कहती है, माफ करना, मैंने आपको डरा दिया, लेकिन मैं आपको आपकी पहली अपॉइंटमेंट के लिए लेट नहीं करना चाहती थी। अपनी मृत्यु के बाद जब लीसा दोबारा आंखें खोलती है तो वह सोचती है कि शायद उसे भगवान ने दूसरा मौका दिया है और भगवान ने मुझ पर शायद कृपा की है और उन्होंने मुझे
दूसरा चांस दिया है। लेकिन वह क्या था, उसकी मृत्यु की शुरुआत और कभी खत्म न होने वाला दर्द और अफसोस। मरने से पहले उसकी शादी विक्टर से हुई थी, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ नहीं पता और उसकी शादी के बाद ही उसे जहर देकर मार दिया गया। और अगली बार जब वह उन दोनों को माफ कर देती है जिन्होंने उसे धोखा दिया, तो मेंशन में आग लग जाती है और वह जलकर मर जाती है। लेकिन जब वह अगली बार आंखें खोलती है तो वह वहाँ से जल्द भाग जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे खंजर मारकर मार देते हैं और बार बार समय उसे उसी दिन की ओर वापस ले आता है। लेकिन लिसा सोचती है कि यह एक ऐसा जीवन है जिसे वह बार बार जी रही है। इन सब घटनाओं से लिसा के मन में केवल एक ही विचार आता है कि वह जीना चाहती है और दर्द भरी मृत्यु से बचना चाहती है। फिर भी कोई भी कारण हो, मृत्यु उसका पीछा नहीं छोड़ती है और वह उसे ढूंढ लेती है। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नहीं बच पाई। वह सोचती है कि इस जीवन का अंत भी वैसा ही होगा जैसे हमेशा से हुआ है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह मर गई है। वह सोचती है कि भले ही वह जानते हो क्या वह उसे ढूंढने आएंगे। ऐसी जगह पर अचानक ही कोई आता है। लिसा आवाज सुनकर चौंक जाती है। ओ प्रिय, एक परछाई दिखाई देती है और सुनाई देता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? किसी व्यक्ति की आवाज आती है जिसने अपने आप को काली रोब से ढक रखा था। वह कहता है, बेचारी लड़की। लिसा को कुछ साफ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। वह कहती है, कौन है यहाँ? वह व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहता था। लिसा कहती है, कौन है, क्या कह रहे हो तुम? वह व्यक्ति लिसा को छूते हुए कहता है कि अपने आप को देखो, तुम कीचड़ में हो और अपनी उंगली भी नहीं हिला सकती हो। लिसा ठीक से कुछ समझ नहीं पा रही थी। लिसा दर्द में होती है और कहती है, तुम जो कोई भी हो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं वापस नहीं जीना चाहती और वापस इस दर्द को महसूस नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे मरते हुए मत छोड़ो। व्यक्ति कहता है, तुम काफी दर्द में हो, मुझे इसे तुम्हारे लिए खत्म करने दो। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि गुड बाय लिसा, मैं कभी नहीं भूलूंगा जो भी तुमने मेरे लिए किया। वह उसे जेंटली टच करते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारी मृत्यु ही मेरी इच्छा को पूरी कर सकती है। उसकी मृत्यु के आखिरी पलों में वह देखती है कि वह उसके पीछे से बड़ा सा खंजर निकालता है। वह उसके ऐसे रूप को देखकर सोचती है कि अब उसे अगले जीवन के लिए नया गोल मिल गया है। अपने अंतिम समय में वह कहती है कि यदि अगली सुबह हुई तो वह उस व्यक्ति को जरूर ढूंढेगी। अपने मृत्यु के आखिरी पल को सोचते हुए वह घबरा जाती है और बेडशीट को कसकर पकड़ती है। उसकी नौकरानी उसकी ओर देखती है। लिसा डरी होती है। आवाज आती है, माय लेडी, क्या आप उठ गई? नौकरानी कहती है, आप थोड़ी देर और क्यों नहीं सो जाती? अभी तक आपके नहाने का पानी भी तैयार नहीं हुआ है। लिसा सोचती रहती है कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं, उसकी मृत्यु की साजिश थी। मेड कहती है, माय लेडी, क्या आप ठीक हैं? वह बहुत डरी सी लग रही थी। क्या आपने कोई बुरा सा सपना देखा है? लिसा अपनी मेड की ओर देखती है। लिसा को समझ आ रहा था कि कोई उसे मारना चाहता है और वह कहती है कि नहीं और खिड़की की ओर देखने लगती है। अब लिसा को पता चल गया था कि उसे उसकी मृत्यु से कैसे बचना है। वह सोचती रहती है कि काफी समय के बाद उसे एक नया सपना आया है। बार बार रिपीट होने वाली जिंदगी में यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और जंगल में एक घोड़े को दिखाया जाता है। उसकी सवारी करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं उससे बदला जरूर लूंगा। सुबह हो चुकी थी और वह व्यक्ति काली रोब पहन रखा था और जंगल से जा रहा था। वह सोचता है कि आखिर कौन उसे मारना चाहता है। एक व्यक्ति जंगल से जा रहा होता है और वह सोचता है कि आखिर उसे कौन मारना चाहता है। शाम हो गई थी। लिसा सोचती है कि उसकी मृत्यु के आरंभ से अंत तक कोई तो नियम जरूर है। लिसा डायरी में लिखती रहती है और सोचती है कि उसकी मृत्यु की शुरुआत हमेशा उसकी शादी के कुछ महीनों पहले वाली सुबह से होती है और अंत हमेशा उसकी मृत्यु पर। लिसा लिखते हुए सोचती रहती है कि यदि सही तरीके से वे सोचे तो इसका एक ही मतलब है, वह कमीना उसे हर बार मारने में कभी भी असफल नहीं हुआ है। आखिर उसने अब तक इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं सोचा कि कोई उसे जान से मारना चाहता है। वह सोचती है कि जहाँ तक कि उसे पता है उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो उससे नफरत करता हो और बदले की भावना रखता हो। अंधेरा हो गया था और लिसा खिड़की के पास बैठी थी और वह सोचती है और अचानक उसे कुछ याद आता है। अंतिम बार जब वह मरी थी तो उस व्यक्ति ने कहा था कि सिर्फ उसकी मृत्यु ही उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। यह पल याद आते ही वह गुस्से से मोमबत्ती के स्टैंड को गिरा देती है। लिसा कहती है कि आखिर वह कौन है जो उसे जान से मारना चाहता है, आखिर क्या मिलेगा उसकी मृत्यु से उसे। लिसा डरी रहती है और कहती है अब और नहीं, अब वह और सहन नहीं कर सकती है, पर वह दोबारा जरूर आएगा। लिसा अपनी डायरी के पन्नों को कसकर पकड़ते हुए कहती है कि अगर मैं यहाँ से जल्द नहीं भागी तो इससे बचने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस डरावनी मृत्यु के चक्र को तोड़ने का, और वह यह है कि वह उस व्यक्ति को ढूंढकर उसके मारने से पहले वह उसे पहले मार दे। सुबह हो गई थी। दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। नॉक नॉक माय लेडी। मेड कहती है कि डॉक्टर आ गए हैं। एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर है हाथ में बैग लिए लिसा के पास आते हैं। डॉक्टर कहते हैं हेलो लिसा। लिसा कहती है कि आपको देखकर अच्छा लगा डॉक्टर, मैंने आपसे आखिरी मिनट पर आने को कहा लेकिन आप इतने जल्दी आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह लिसा के फैमिली डॉक्टर है और उनका नाम पैसोर है। वह कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे यहाँ आस पास ही कोई काम था तो मैं आ गया। डॉक्टर कहते हैं अब आप कैसी हैं? आपकी नौकरानी ने बताया कि आपको सर्दी हो गई है। वह एक फेमस डॉक्टर है और उसको काफी नॉलेज
है, लेकिन वह उसके काइंड हार्ट और पर्सनैलिटी की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है। नौकरानी का नाम एन है। लिसा एन से कहती है कि तुम जा सकती हो और एन कहती है यस माय लेडी। यह कहकर एन चली जाती है और जाते हुए सोचती है कि कुछ तो अलग है। लेडी लिसा अपना चेकअप कराती थी तो वह उसे हमेशा साथ रखती थी। क्या उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? नौकरानी के जाने के बाद आवाज आती है टर्मिनल इलनेस। यह सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाते हैं। लिसा कहती है हाँ टर्मिनल इलनेस, लेकिन डॉक्टर यह सुनकर परेशान होते हैं और कहते हैं लेडी लिसा मैं कुछ समझा नहीं। हाथ को आगे करते हुए लिसा कहती है कि नेरिल फैमिली का डॉक्टर होने के नाते आपको यह बात लोगों तक फैलानी होगी। लिसा अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है कि उसे डेंजरस बीमारी टर्मिनल हो गई है और वह जल्द ही मरने वाली है। यह सुनकर डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है और ना ही कानून के मुताबिक सही है, और आप क्यों चाहती है कि मैं आपके बारे में ऐसी झूठी अफवाहें लोगों के बीच फैलाऊं? लिसा इस बारे में सीरियस थी और कहती है कि आप ज्यादा मत सोचिए डॉक्टर पेशोर। लिसा कहती है कि आपने बिना अनुमति के सस्ती पेन किलर बेची है, यह इल्लीगल है और यह तो आपको भी अच्छी तरह से पता है। यह सुनकर डॉक्टर परेशान होते हैं। यह देखकर लिसा जेंटल वॉइस में कहती है कि चिंता मत करो, मैं इसके बारे में रिपोर्ट नहीं करूंगी, अभी तक तो नहीं। लेकिन लिसा सोचती है कि यह उन्होंने कोई बुरे इरादे से नहीं किया है। लिसा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं सिर्फ आपकी मदद चाहती हूँ, जैसे आपने उन लोगों की थी जो बहुत गरीब थे और महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते थे। लिसा को बुरा लग रहा था और वह सोचती है कि वह ऐसे व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में डाल रही थी जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन वह फिर सोचती है कि उसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर पेशोर यह सब सुनकर नर्वस होकर कहते हैं कि तो आप अपनी मृत्यु चाहती हैं। यह सुनकर वह थोड़ा सा उदास होती है और धीमी आवाज में कहती है हाँ आपने सही कहा। यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। लिसा खिड़की की ओर देखते हुए सोचती है कि वह बैठी नहीं रह सकती, उसे प्लान बनाना होगा कि वह इस एम्पायर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। अगली सुबह रोने की आवाज आती रहती है। लिसा चाय पीते हुए सोचती है कि ये कितना घिनौना है। आवाज आती है डेलिया रोना बंद करो। लिसा सोचती रहती है कि अंदर से तो वह कितना खुश होंगे। विक्टर डेलिया को दिलासा देते हुए कहता है, लेकिन डेलिया रोते हुए कहती है कि पर लिसा डेलिया से कहती है कि रोने की जरूरत नहीं है, कौन सा वह अगले मिनट ही मरने वाली है। पर डेलिया कहती है लेकिन लिसा। विक्टर कहता है डॉक्टर ने क्या कहा, कितना समय है तुम्हारे पास? कप को नीचे रखते हुए लिसा कहती है कि 6 महीने और यह काफी है सब करने के लिए, तो कोई बात नहीं। यह सुनकर विक्टर कहता है कि ऐसा मत कहो लिसा, मैं तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। वह कहता है कि तुम्हारी बीमारी के कारण मैं तुमसे सगाई नहीं तोड़ूंगा। चाय पीते हुए लिसा ये सब सुन रही होती है। विक्टर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा और तुम मेरी सिर्फ मेरी रहोगी। लिसा सोचती है सही है कि वह मरने वाली है, इसलिए वह सिर्फ उसकी अच्छी इमेज बनाने के लिए उससे ऐसा कह रहा है। विक्टर लिसा को दिलासा दिलाते हुए कहता रहता है, लेकिन लिसा सोचती है कि वैसे भी जब मैं मर जाऊंगी तो वह डेलिया से शादी कर लेगा और इस बारे में उसे कोई भी व्यक्ति जज नहीं करेगा। डेलिया कहती है मैंने सुना है वायलेंटिस परिवार के बारे में, तुम्हारी बीमारी के बारे में पता भी नहीं किया, ही तुमसे वह मिलने आए जबकि तुम एक ही गार्डियन फैमिली के हो। डेलिया लिसा से हमदर्दी जताते हुए कहती है कि मुझे डर है कि वह तुम्हारी मेमोरियल सर्विस में भी नहीं आएंगे। डेलिया को ऐसे कहते देखकर लिसा सोचती है कि डेलिया इस तरह से बात कर रही है जैसे कि वह अभी ही मरने वाली हो। विक्टर भी कहता है अगर वह उसके बारे में परवाह करते तो वह लेटर लिखकर भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। डेलिया भी विक्टर की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। उन्होंने बहाना बनाया था कि यदि वह चले जाएंगे तो मॉन्स्टर उन पर उत्तर की ओर से आक्रमण कर देंगे, इसलिए उन्होंने अपने ड्यूक के टाइटल को भी छोड़ दिया था और गार्डियन फैमिली रियूनियन में भी नहीं आए थे। वायलेंटिस परिवार उस गार्डियन फैमिली से है जो कि रेनेटर साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा है। नेरिल वह जगह जहाँ से वह बिलोंग करता है, जहाँ विक्टर का घर है, पालो जहाँ डेलिया का घर है और वायलेंटिस उत्तर की तरफ है। रेनेटोर साम्राज्य की शुरुआत उस व्यक्ति ने की थी जो देवताओं द्वारा चुना गया था और गार्डियन के रूप में नियुक्त किया गया। 4 परिवार पर देवताओं का आशीर्वाद था और सुरक्षा करने का दौर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। उन्हें नोबल का दर्जा दिया गया और शाही परिवार जितना ही सम्मान और अधिकार दिया गया। वायलेंटिस नोबल्स के बीच जिसे सम्राट द्वारा उत्तर की ओर के मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर दिया गया, वह और कोई नहीं विक्टर है। विक्टर को लगता था कि वह स्पेशल है इसलिए उसे यह काम दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसे इसलिए यह रोल दिया गया था क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी थोड़ी सही थी। अगर सोचा जाए तो उसने पहले कभी वायलेंटिस परिवार के उत्तराधिकारी को नहीं देखा था। वह कहती है कि शायद उसकी बीमारी की खबर उन तक नहीं पहुंची होगी। कप को नीचे रखते हुए लिसा कहती है कि एनीवे मैं तुम दोनों से मिलना चाहती थी और कुछ पूछना चाहती थी। यह सुनकर वे दोनों
आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लिसा बिना झिझक के कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को कई वक्त से जानते हो और एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारते हो, सही कहा ना मैंने? वह दोनों लिसा की ओर देखते हुए कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? अपने हाथ के ग्लव्स को छूते हुए लिसा कहती है कि तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। लिसा की बातें सुनकर विक्टर परेशान होता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे डरे हुए हों। विक्टर कहता है कि क्या तुमने अपनी एबिलिटी को यूज किया है हमारी यादों को पढ़ने के लिए? लिसा अपनी एबिलिटी को पूरी लाइफ छुपाते हुए आई है। अपनी एबिलिटी की वजह से ही वे डॉक्टर पेशोर की सीक्रेट को जान पाई थी। लिसा कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, शायद वह अब अपनी एबिलिटी की वजह से ही अपने आप को बचा सकती है क्योंकि वह और लोगों की मेमोरीज को पढ़ सकती है। अपने ग्लव्स को उतारते हुए वह कहती है कि मैंने सब देख लिया है अपने हाथों से छूकर। लिसा के पास लोगों की मेमोरीज पढ़ने की एबिलिटी होती है और वह उससे डेलिया और विक्टर के बारे में जान लेती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। विक्टर लिसा को पुकारता है। वह लिसा से कहता है तुम समझती हो ना? उस वक्त लिसा आश्चर्य में होती है और सोचती है कि कितना अजीब है ना, किसी को भी छूते ही उसकी यादों को जान लेना बिना उसकी इजाजत के। विक्टर लिसा को अंगूठी गिफ्ट करते हुए कहता है कि भले ही हम लवर्स हों पर हमें एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरी यादों को पढ़ भी लो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं केवल खुशियों को ही देखूं, क्योंकि वह लिसा को सरप्राइज देना चाहता था। विक्टर को इस तरह देख तथा उसकी बातों को सुनकर लिसा आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि वह हमेशा से ही इस दिन का इंतजार कर रही थी और वह विक्टर को बहुत पसंद करती थी। विक्टर के प्रपोज करने पर लिसा बहुत खुश होती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह सब लिसा की पिछली यादें थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। विक्टर अपने सिर के हाथ लगाते हुए कहता है आखिर तुमने मेरी परमिशन के बिना ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और तुम्हारी कोई गलती नहीं? क्योंकि विक्टर को पता था कि उसके और लिसा के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है और वह ऐसे ही कह रही है बिना कोई प्रूफ के। और वह कहता है कि आखिर तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? लिसा को पता था कि विक्टर उसे ही दोषी ठहराएगा और इसे छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वह सोचती है कि डेलिया इस अवसर को बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। डेलिया अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ती है। यह देखकर लिसा सोचती है कि डेलिया तुम्हारे पास यही एक मौका है जिससे तुम विक्टर को मुझसे दूर कर सकती हो। डेलिया सब सुन रही होती है और कहती है हाँ तुम सही हो, मैं और विक्टर एक दूसरे को बहुत लंबे समय से पसंद करते हैं। विक्टर डेलिया से यह एक्सपेक्ट नहीं करता है और कहता है डेलिया विक्टर की ओर देखते हुए कहती है क्या हुआ, कभी ना कभी तो उसे यह पता ही चलना था जब तक कि हम प्यार से बाहर नहीं निकलते। विक्टर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है डेलिया विक्टर के ऐसे व्यवहार को देखकर परेशान होती है और कहती है और लिसा तो वैसे भी मरने वाली है। डेलिया यह सब बिना झिझक के कहती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लिसा उसकी ओर देखती है। यह सुनकर विक्टर डेलिया को कसकर पकड़ते हुए कहता है बस बहुत हुआ डेलिया, आखिर तुम ऐसे कैसा कह सकती हो? लिसा भी कहती है हाँ तुम ऐसा कैसे कह सकती हो डेलिया? लिसा कहती है अब बहुत हुआ, इस सगाई को तोड़ दो विक्टर। यह सुनकर विक्टर शॉक हो जाता है क्योंकि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। लिसा चेयर से उठती है और कहती है जैसे कि डेलिया ने कहा मैं वैसे भी मरने वाली हूँ और अब कोई जरूरत नहीं तुम्हारे प्यार और दोस्ती की। लिसा वहाँ से उठकर जाने लगती है और कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे, पर अब और नहीं, इसे यही खत्म करते हैं। डेलिया और विक्टर उसे देखते रहते हैं। लिसा दरवाजे से जाते हुए उन्हें आखिरी बार देखते हुए सोचती है कि मैंने उन्हें वह सब दिया जो वह चाहते हैं तो वे अब कभी भी मेरी मृत्यु पर सवाल नहीं उठाएंगे। वे जाते जाते कहती है कि अब बस बहुत हुआ। विक्टर उसकी बातें सुनकर और उसे इस तरह जाते देखकर गुस्से से अपने दांतों को कसता है क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वह गुस्से से गिलास को फेंक देता है क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता है। वह कहता है यह कोई मजाक है क्या? उसे कोई बड़ी बीमारी हुई और वह मरने वाली है इसलिए वह मुझे छोड़कर जा रही है। यह कहते हुए वह बाहर चला जाता है। डेलिया दौड़ती हुई उसकी ओर आते हुए कहती है तुम मुझे डरा रहे हो विक्टर, यह एक अच्छी बात है ना यदि हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो। पर विक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था। लिसा वहाँ से चली जाती है और सोचती रहती है कि उसे उनके एक्सप्रेशन थोड़े ठीक नहीं लग रहे थे। उनका क्या मतलब था? विक्टर अपने दांतों को कसता है क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा है। वह सोचता है अब वह क्या करे। विक्टर डेलिया से कहता है तुम्हें अपनी जगह का पता होना चाहिए। यह सुनकर डेलिया आश्चर्य से कहती है क्या कहा तुमने? विक्टर कुछ नहीं कहता है और अपनी मुट्ठी को कसता है। वह सोचता रहता है और डेलिया की ओर स्माइल करते हुए कहता है कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। और वह दोनों अंदर चले जाते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। डॉक्टर पेशोर समय समय पर लिसा की झूठी मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए मेंशन में आते रहते थे और जल्द ही एम्पायर में रूमर्स फैलने शुरू हो गए कि लिसा अपनी बीमारी के कारण हर रोज मौत के करीब होती जा रही है। लिसा सोचती रहती है कि इन
इन सब के बावजूद उसकी लाइफ वैसी ही है जैसी पहले थी। उसे लगा था कि उसका एक्स फियांसे और फ्रेंड उसके बारे में उसे चिंता थी कि वह वापस से आएंगे, लेकिन वह नहीं आए। यहाँ तक कि उन्होंने उसे एक लेटर भी नहीं भेजा। पैलेस के लोग भी और नोबल्स भी उसे सिर्फ गिफ्ट ही भेजे, कोई भी मिलने नहीं आया। इस बीच एक अच्छी बात यह भी थी कि इस दौरान उस हत्यारे ने भी कुछ नहीं किया। शायद उसने भी सोचा होगा कि वह मरने वाली है तो उसे जाने दे। इन सब बातों से उसे सोचने का वक्त भी मिल गया कि उसकी झूठी मृत्यु के बाद में उसे क्या करना है और क्या प्लान बनाना है। हालांकि यह सब डॉक्टर पेशोर की वजह से ही संभव हो पाया था और वह सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में पहली बार ही किया है। सब कुछ ठीक चल रहा था और आखिरकार वह अब चैन की सांस ले सकती थी बिना कोई डर के। लिसा यह सब सोचते हुए अपनी डायरी में लिखती रहती है। अचानक से बाहर से आवाजें आती रहती है जैसे कोई जल्दी से आ रहा हो। मैड जल्दी से दरवाजा खोलती है, लेकिन लिसा कहती है तुमने दरवाजा खोलने से पहले खटखटाया क्यों नहीं। एन घबराई हुई थी। वह कहती है माफ करना माय लेडी, लेकिन यह आवश्यक है, रात हो गई थी। लिसा एन की ओर देखती है। एन कहती है अर्जेंट गेस्ट आए हैं, लॉर्ड निरिल। लॉर्ड निरिल परिवार के हेड हैं और लिसा के पिता हैं। वह खड़े होकर अपनी फैमिली का पोर्ट्रेट देखते रहते हैं। आवाज सुनाई देती है लॉर्ड निरिल। वह उस ओर देखते हैं। पैरों की आवाज आती है, स्टेप स्टेप। लिसा आती है और कहती है हेलो फादर, माफ करना, अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं आपके वेलकम के लिए तैयार रहती। भले ही उसकी बीमारी की अफवाहें फैल गई हो, पर उसे नहीं लगा था कि उसके पिता मेंशन में लौट आएंगे। वह कहते हैं तुम कमजोर लग रही हो। यह सुनकर लिसा अपने कपड़ों को कसकर पकड़ती है और कहती है क्योंकि मैं आप कब से मेरी परवाह करने लगे हैं। वह ऐसा कहती है जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिसा सोचती है कि उसके पिता लॉर्ड निरिल एक पत्थर दिल इंसान है जो उसकी एबिलिटी को हमेशा से छुपाते आए हैं और एक श्राप मानते हैं। अगर वह सही है तो उसकी मदर के जाने के बाद में वह उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ वजह से भले ही वह एक ही घर में रहे हो, पर साथ बैठकर कभी खाना भी नहीं खाया और लिसा हमेशा उदास रहती थी। एक दिन जब वह एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था ताकि वह उसे अवॉइड कर सके। वह समय बीत गया, पर जब वह बड़ी हो गई और एकेडमी में जाने वाली थी तब उन्होंने एक नैनी और एक ट्यूटर को मेंशन में ही रख लिया ताकि वह कहीं पर भी जा ना पाए। लॉर्ड निरिल अपने जाने की तैयारी कर लेते हैं। वह लिसा का हाथ पकड़कर कहते हैं कि लिसा तुम घर ही रहोगी, यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। वह कहते हैं कि और ना ही तुम अपने बारे में किसी से कुछ कहोगी, ना ही अपनी एबिलिटी के बारे में बताओगी। वह लिसा से कहते हैं कि तुम मेरी यह आखिरी बात मान लो। लिसा यह सब सुनती रहती है। वह आखिरी याद है जब उसने अपने पिता को आखिरी बार देखा था। लिसा धीमी आवाज में कहती है क्या आपको पता चल गया इस बारे में? अगर आप इसलिए यहाँ आए हैं तो आपको मेरी मेमोरियल सर्विस के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पिता कहते हैं लिसा, लेकिन लिसा चिल्लाते हुए कहती है मुझे पता है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या नहीं। वह सोचती है कि इतनी बार उसकी मृत्यु हुई लेकिन वह एक बार भी उसे बचाने नहीं आए। लॉर्ड निरिल सब सुनते रहते हैं और कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यह सब सुनकर वह अपने पिता को देखते हुए सोचती है कि आखिर वह जाने के बाद में उससे एक बार भी मिलने क्यों नहीं आए। वह दोनों पोर्ट्रेट के सामने खड़े रहते हैं। वह सोचती है कि इतना सब हो गया, उसे वह पल याद आता है जब उसकी पहली मृत्यु हुई थी। लिसा के पिताजी उससे मिलने आते हैं और इस सब से वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके पिता लिसा से कहते हैं कि वह उसके लिए कोई और डॉक्टर ढूंढेंगे क्योंकि यह एक बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है और शायद तुम्हारे डॉक्टर को कोई गलतफहमी हो गई है कि तुम मरने वाली हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लिसा अपने पिता की बातों को सुनकर परेशान होती है क्योंकि ऐसा हुआ तो उसके प्लान का क्या होगा और उसने तो कुछ वक्त के लिए ही मेंशन में रहने की सोची थी। इन सब से परेशान होकर वह अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ती है और कहती है कि ठीक है पिताजी। यह कहकर उसके पिता वहाँ से जाने लगते हैं और लिसा सोचती है कि इन सब से वो अपने पिता पर बोझ डाल रही है तो अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। वहाँ से जाते हुए वह सोचती है कि उसे उसके प्लान को बदलना होगा और जल्द से जल्द यह करना होगा क्योंकि उसके पास अब और वक्त नहीं है। अपने रूम में आकर वह पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है और सोचती रहती है कि अगर वो
यहाँ रही और उसके पिता के कहने के मुताबिक दूसरे डॉक्टर का इलाज करवाया तो उन्हें सब पता चल जाएगा उसके और पेशोर के बारे में, उसकी झूठी बीमारी के बारे में कि उसने मरने का नाटक किया। उस वक्त वह अपना ब्रीफ केस तैयार कर लेती है और जाने के लिए तैयार रहती है। लंबी सी काले कलर की रोब पहनकर वह अपने आप को छिपाते हुए वहाँ से जाते जाते सोचती है कि ऐसा कुछ होने से पहले ही वह वहाँ से चली जाए तो अच्छा है। गहरी अंधेरी रात हो गई थी। लिसा वहाँ से इतनी जल्दी जाने के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन अगर वह यहाँ से नहीं गई तो वो वापस से इस मेंशन में ही कैद हो जाएगी। सीढ़ियों से उतरते हुए वह पोर्ट्रेट में अपने आप को देखकर कहती है कि अगर वो यहाँ से जल्दी नहीं गई तो अपनी पिक्चर की तरह ही इसमें कैद हो जाएगी। वह इस मेंशन में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी, उस मृत्यु के चक्र में बार बार कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। रात बहुत गहरी थी, अंधेरा हो गया था, चारों ओर बहुत शांति थी। डॉक्टर पेशोर घोड़े के साथ लिसा का इंतजार कर रहे थे। वह लिसा को देखकर कहते हैं कि लेडी लिसा आप आ गई। लिसा कहती है कि माफ करना डॉक्टर, मुझे थोड़ी देर हो गई। लेकिन डॉक्टर पेशोर कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा ब्लैक मार्केट से खरीदा है। लिसा घोड़े पर बैठ जाती है। पेशोर कहते हैं कि रोड थोड़ी खराब है, इसलिए घोड़े की लगाम को कसकर पकड़ना। लिसा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मैंने पहले भी घोड़े की सवारी की है। डॉक्टर पेशोर लिसा के बारे में चिंतित होते हैं और कहते हैं कि आपकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप अभी यहाँ से चली गई तो आप फिर कभी भी यहाँ वापस नहीं आ पाएंगी। लिसा यह सब सुनती रहती है। वह कहते हैं कि क्या तुम इस बारे में पूरी तरह सहमत हो? मुझे पता है कि मुझे आपसे यह बात नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन यहाँ बिताया है और अब आप सब कुछ छोड़कर जा रही हैं। पेशोर को इस तरह उसकी परवाह करते देखकर वह कहती है कि आप बहुत दयालु हैं पेशोर, लेकिन मैं यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहती हूँ। यह सुनकर डॉक्टर पेशोर रोने लगते हैं और कहते हैं ठीक है माय लेडी। उन्हें ऐसे देखकर वह कहती है कि एक आप ही हैं जो ऐसा कुछ कह सकते हैं, भले ही उसने उनकी वीकनेस को जानकर उनका फायदा उठाया हो। लिसा खुश थी कि वह अब यहाँ से जा रही है और वह पेशोर से कहती है कि ठीक है डॉक्टर पेशोर, मैं अब चलती हूँ, मुझे अब चलना चाहिए। वह जाते जाते कहती है कि आप अपना ख्याल रखना और हो सके तो मैं आपको कांटेक्ट करती रहूंगी। वह यह सब देखकर दुखी होते हैं और ठीक है गुड बाय लेडी लिसा, अपना ध्यान रखना कहते हैं और वह चली जाती है। आसमान में गहरी रात को देखकर वह सोचती है कि अब उसकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे और उसे यहाँ से दूर लेके जा रहे थे। वह सोचती है कि शायद वह अब अपने जीवन को बदल सकती है। यह सब इतना जल्दी होगा और वह यहाँ से इतना जल्दी चली जाएगी, ऐसा उसने नहीं सोचा था। मेंशन में लिसा के पिता के हाथ में लेटर होता है जो लिसा ने लिखा था, जिसमें उसने अपनी एक आखिरी विश लिखी थी। उसमें लिखा था कि मुझे मेरी आजादी वापस दे दीजिए। यह पढ़कर उसके पिता शॉक हो जाते हैं। वह उसी पोर्ट्रेट के सामने खड़े होकर उस लेटर को पढ़ते रहते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ होगा नहीं सोचा था और ना ही लिसा की आखिरी विश के बारे में। लिसा को गए 1 हफ्ता हो गया था और यहाँ चर्च को दिखाया जाता है जहाँ लोग आते रहते हैं। एम्पायर में लिसा का फ्यूनरल मनाया जाता है जहाँ कई लोग आते हैं। वह बातें करते रहते हैं कि तो उसकी मृत्यु हो गई एक श्रापित बीमारी की वजह से। लिसा की फैमिली में सब जानते थे कि वह कुछ दिनों में मरने वाली है, लेकिन यह इतना जल्दी होगा किसी ने भी नहीं सोचा था और उसकी फैमिली ने उनको बताया कि वह बीमारी को और सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। फ्यूनरल के बाद मेमोरियल बैंक्वेट हुआ जिसमें डेलिया जोर जोर से रो रही थी और विक्टर उसे दिलासा दे रहा था। लोग फुसफुसा रहे थे कि वह कितने अच्छे हैं, उनकी दोस्त की परवाह करते हैं। लिसा इस बैंक्वेट की मेन हीरोइन है। वह कहती है कि यह फ्लावर ले लो लेडी निरिल के लिए। ब्लैक ड्रेस पहने हाथ में फ्लावर की टोकरी लेकर लिसा अपने ही फ्यूनरल में आती है और एक फ्लावर लेते हुए वह कहती है कि प्लीज उनके लिए एक फ्लावर तो ले लीजिए। डॉक्टर पेशोर ने उसे बैंक्वेट हॉल में आने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी वह यहाँ आई। वह सोचती है कि शायद उन्होंने इसीलिए आने को मना किया क्योंकि उसके सर्वेंट भी यहाँ आए हैं और वह डॉक्टर पेशोर से सॉरी कहती है। वो यहाँ इसलिए आती है क्योंकि वह देखना चाहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, क्योंकि यही वो वक्त था उसके लिए जब वह लोगों की मेमोरीज पढ़कर कुछ पता लगा सकती थी और शायद उसे इस बीच उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाए जो उसे मारना चाहता है। लोग आपस में उसके बारे में बातें करते रहते हैं और अब तक उसे कुछ भी नहीं पता चला था। यहाँ इतने लोगों को उसने छुआ लेकिन किसी के भी पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही लिसा के बारे में। वह सोचती है कि अगर वह लोग उसके बारे में ही कुछ नहीं जानते तो आखिर वे उसे याद करने के लिए इस पार्टी में क्यों आए हैं। यह सोचते हुए वह अचानक से किसी से टकरा जाती है और वह जेंटलमैन उसे सॉरी कहते हुए चले जाते
हैं। उन्हें देखकर लिसा सोचती है कि यह लिबास उसने पहले भी देखा है। उस व्यक्ति ने लाल कलर की पोशाक पहनी थी, जिसे देखकर उसे लगता है कि वह एक नॉर्थनर है। लिसा सोचती है कि आखिर एक उत्तरवासी यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसकी मृत्यु की खबर वहाँ तक तो नहीं पहुँची होगी। उसे यहाँ देखकर उसे कुछ सही नहीं लगता है और वह उसके पास जाती है पता करने के लिए आखिर वह यहाँ क्यों आया है। सर, मेरे पास फ्लावर हैं लेडी निरिल के लिए, प्लीज आप उनके लिए फ्लावर क्यों नहीं लेते। वह कहता है नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। उसकी एबिलिटी को यूज करने के लिए वह उसके हाथ को टच करते हुए कहती है प्लीज एक फ्लावर तो ले लीजिए, क्योंकि उसके पास यही एक तरीका है उसकी मेमोरीज को पढ़ने का। उसके हाथ को छूते ही वह शॉक हो जाती है। आखिर उसने क्या देखा, यह कैसी याद है। यह सब देखकर उसके हाथों में से टोकरी छूट जाती है। उसकी यादों में वह सुनती है कि मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रहे हैं योग्रेस। उसकी यादों में वह देखती है कि एक व्यक्ति जिसके गहरे काले बाल हैं वह कहता है रोनन, क्या तुम्हें कुछ पता चला उसके बारे में। रोनन कहता है कि आपका मतलब उस लड़की के बारे में। वह स्माइल करते हुए सब सुनता रहता है। रोनन कहता है कि जिसके बारे में आपने मुझे ढूंढने को कहा था, हाँ वही, लेडी निरिल। यह सुनकर वह शॉक हो जाती है और फर्श पर टोकरी गिर जाती है। यह देखकर वह व्यक्ति लिसा से माफी मांगता है और कहता है कि माफ करना, पर मुझे अब जाना चाहिए। उस व्यक्ति की यादें देखकर लिसा के हाथ कांप रहे थे। वह सोचती है कि उसने वह क्या देखा है। अचानक से हॉल में बातें शुरू हो जाती है। लिसा अपने पीछे की ओर देखती है। एक कपल साथ में खड़े रहते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ। एक व्यक्ति जिसने लंबी काली रोब पहनी है लिसा की ओर आते जाता है, जिसके कपड़े ब्लड में हो रखे थे। सब उसे ही देख रहे थे। उसे देखकर लिसा शॉक हो जाती है और कहती है ये वही है, गार्डियन ऑफ द नॉर्थ, लीचस वोलेंटस। वह अपनी हुडी को उतारता है और वह और कोई नहीं लीचस वोलेंटस था, जिसने अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाया था, यहाँ तक कि एम्परर की ताज सेरेमनी में भी नहीं। वह सोचती है कि आखिर वह उसकी मेमोरियल बैंक्वेट में क्यों आया है। लिसा डरी रहती है और सोचती है कि क्या वह यह देखने आया है कि वह मरी है या नहीं। उसे याद आता है जैसे कि वो उसे मेमोरी में देखती है और वह कहता है क्या लेडी निरिल अभी तक जिंदा है। लिसा लीचस वोलेंटस को देखकर सोचती है कि आखिर वह उसकी मेमोरियल बैंक्वेट में क्यों आया है। लीचस वोलेंटस आगे बढ़ते हुए कहता है कि माफ करना, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था और यह कोई इंसान का ब्लड नहीं है। वह अपने सिर के हाथ लगाते हुए कहता है कि माफ करना, मैं जल्दी में था इसीलिए मेरे पास चेंज करने का टाइम नहीं था। लिसा दूर खड़ी रहती है और उसे सडनली कुछ याद आता है, एक बात जो उसे किसी ने बहुत पहले कही थी कि जिसने भी ड्यूक वोलेंटस का सामना किया है उसने एक ही चीज कही है कि उसके देखने मात्र से ही लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है। लीचस अपने पीछे की ओर देखता है जहाँ लिसा खड़ी होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जैसे डर से कांप रही हो। लीचस लिसा को ही देख रहा होता है। उसे ऐसे देखकर लिसा सोचती है कि क्या वह उसे ही देख रहा है। लिसा को देखकर लीचस सोचता है कि तो तुम यहाँ हो। उसकी डार्क ब्लैक आंखों को देखकर लिसा को लग रहा था कि वह किसी को भी अपने एक ही इशारे में मार सकता है। उसे देखकर लिसा भयभीत हो गई थी और अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रही थी, जैसे कि उसने ऐसा कुछ पहले भी महसूस किया हो। लीचस अपने कदम धीरे धीरे लिसा की ओर बढ़ाते जाता है। उसे अपनी ओर आता देखकर लिसा अपना कदम पीछे की ओर लेना चाहती है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसे घुटन सी महसूस हो रही है और वह सांस भी नहीं ले पा रही है। और उसे ऐसा इसलिए महसूस हो रहा था क्योंकि वह डरी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि ऐसी ही फीलिंग उसे पहले भी महसूस हुई थी जब उसने अपने आखिरी वक्त में अपने मर्डरर का सामना किया था। वह उसकी बहुत ही ज्यादा डरावनी मृत्यु थी क्योंकि उस वक्त उसने उसके मर्डरर को देखा था जिसने हर बार उसे मारने की कोशिश की थी। लिसा यह सब सोचती रहती है कि अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ के उसकी ओर खींचता है। वह और कोई नहीं डॉक्टर पेशोर होते हैं, जो कि चिंतित होते हैं लिसा को यहाँ देखकर, क्योंकि उन्होंने लिसा को यहाँ आने को मना किया था। पेशोर लिसा से कहते हैं कि मैंने आपसे यहाँ आने को मना किया था ना, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं। लिसा कहती है डॉक्टर पेशोर, लेकिन पेशोर लिसा की नहीं सुनते हैं और वह उसे वहाँ से ले जाते हैं इससे पहले कि उसे कोई देख ले और पहचान ले कि वह लिसा है। लेकिन वह कहती है कि ड्यूक लिचिस। वह कहते हुए पीछे की ओर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। वह सोचती है कि ड्यूक वोलेंटस कहाँ गायब हो गए। वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और पेशोर पूछते हैं कि क्या ड्यूक वोलेंटस ने आपको पहचान लिया, लेकिन लिसा कुछ नहीं कहती है। वह दोनों एक वाटर
फाउंटेन के पास बैठकर बातें करते रहते हैं। डॉक्टर पेशोर कहते हैं कि आप दोनों पहले कभी भी नहीं मिले हुए हो और उसे पता भी नहीं होगा कि आप कैसी दिखती हैं। यह सुनकर लिसा कहती है कि मैंने उसे मेरा नाम लेते हुए सुना है नॉर्थर्न नाइट की यादों में। यह सुनकर पेशोर कुछ समझ नहीं पाता है और कहता है यादों में। लिसा सोचते हुए कहती है कि मेरा मतलब है ड्यूक ने मुझे पहले भी देखा है, मेरी झूठी मृत्यु की साजिश से भी पहले, और वह आज इसलिए आया है ताकि वह अपनी आंखों से देख ले कि वह कहीं अभी तक जिंदा तो नहीं। लिसा कुछ समझ नहीं पा रही थी और अपनी चिन्ह के हाथ लगाते हुए सोचती है कि यह सब कितना अजीब है कि उसे सब पता है। लिसा सोचती है कि शायद उसे उस ड्यूक की यादों को पढ़ लेना चाहिए था। अचानक से वहाँ कोई आता दिखाई देता है। वह उस ओर देखती है और आवाज आती है कि आखिरकार हम मिल गए। जो व्यक्ति उस ओर आ रहा था वह और कोई नहीं, लीचस वॉलेंटस था। लिसा अपना सिर छिपाते हुए दूसरी ओर कर लेती है और सोचती रहती है कि आखिर उसने उसे इस जगह पर कैसे ढूंढ लिया। दूसरी ओर पेशोर उसका ध्यान बटाने के लिए कहते हैं कि योग्रेस आप कैसे हैं। लॉर्ड लीचेस कहते हैं कि काफी वक्त बाद मिले पेशोर, मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे हो। मैं यहीं कैपिटल में ही था, और बताओ आजकल क्या कर रहे हो तुम। वह दोनों बातें करते रहते हैं। इधर लिसा सोचती रहती है कि उसने नहीं सोचा था कि वह उसकी बैंक्वेट में आएगा, क्योंकि नॉर्थ में फसलों का सीजन जल्द ही शुरू हो जाएगा। लॉर्ड लीचेस कहते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सरदर्द का काम है क्योंकि उनके पास वर्कर्स की कमी है। यह पहली बार था जब लीचस वॉलेंटस को उसने पहली बार देखा था। लीचस को देखकर लिसा सोचती है कि आखिर उसे डेजावू वाली फीलिंग्स क्यों आ रही है, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि वह लिसा के बारे में सब जानता है, लेकिन ऐसा जताता है कि वह कुछ नहीं जानता। लीचस मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वक्त हो गया है किसी नए को उसके किले में ले जाने का। लिसा अचानक से सोचती है कि वेट, आखिर मैं पेशोर के पीछे क्यों छुप रही हूँ, और अब तो डरने और पीछे हटने में बहुत देर हो गई है। लिसा अपनी मुट्ठी को कसते हुए सोचती है कि अब उसे अपने आप को संभालना चाहिए और डिसाइड करती है कि वह अब इन सब से और नहीं भागेगी। लीचस लिसा की ही ओर देखता रहता है और कहता है कि अब शायद मुझे चलना चाहिए। लिसा वहाँ से खड़ी होती है और सोचती है कि मुझे इस बारे में पता लगाना होगा कि यह व्यक्ति कौन है और उसे उसके बारे में कैसे पता है। लिसा गहरी सांस लेती है और अपने चेस्ट पे हाथ लगाते हुए कहती है कि आप नौकरानी बनाकर मुझे ले चलिए योग्रेस। अगर आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे तो मैं हर एक कार्य को अच्छी तरह से करूंगी। उसे देखकर लीचेस स्माइल करता है और वो अजीब सी एक क्रीपी सी स्माइल थी। लीचेस कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और लिसा कहती है कि मेरा नाम लिसा है। यह कहते हुए वह सोचती है कि यह एक कॉमन सा नाम है और अब वह ओरिजिनल सी लाइफ जिएगी। लीचेस अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि यह तो एक क्यूट सा नाम है। उसे ऐसा कहते देखकर लिसा आश्चर्य में पड़ जाती है कि वह क्या कह रहे हैं। लिसा ने अपना चेहरा छुपा रखा था और उस क्लॉथ को ऊपर करते हुए लीचेस कहता है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम एक मेड हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक नौकरानी होने के लिए बहुत ही सुंदर और नाजुक हो? लीचेस स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारे बाल आसमान में मूनलाइट की तरह है और तुम्हारी पीच ब्लैक आंखें प्रकाश की एक भी किरण को नहीं पकड़ पाती। उसे यह सब कहते देखकर लिसा सोचती है कि लीचेस एम्पायर की रक्षा करने वाला सबसे ग्रेट गार्डियन है, जिसने नॉर्थ में कई डिमोनिक बीस्ट को हराया है, लेकिन वह सबसे खतरनाक व्यक्ति है पूरी कंट्री में, और शायद यह वही व्यक्ति है जिसने उसे हर बार उसकी मृत्यु तक पहुंचाया है। लीचेस लिसा से कहता है कि फिर तो यह एक इत्तेफाक है कि मैं तुमसे यहाँ मिला। लीचेस जाते हुए कहता है कि हालांकि उत्तर दिशा कठोर और उबड़ खाबड़ है, चाहे मौसम कैसा भी हो, अगर तुम बिना सोचे समझे जाने की सोच रही हो तो इस ख्याल को छोड़ दो। लिसा सोचती है कि लीचेस वॉलेंटस अगर वह व्यक्ति है जिसने उसे मारने की कोशिश की है तो वह उसे खुद ही मार डालेगी। वह लीचेस से कहती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने वहाँ जाने के लिए अपना मन बना लिया है। लीचेस लिसा की ओर देखते हुए कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छे, मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ बर्फीले जंगल को दिखाया जाता है। पेड़ों पर काफी बर्फ जमी थी, जहाँ से एक कैरिज गुजरता रहता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। कैरिज तेजी से आगे बढ़ रहा था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी जितनी भी दूर तक देखो। लिसा कैरिज में बैठकर सोचती रहती है कि चाहे कितनी भी अफवाहें फैली हों, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ के सीजन के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह बॉर्डर के बिल्कुल पास है जहाँ बहुत कम लोग गए हुए हैं, और लॉर्ड वॉलेंटस के बारे में किसी ने भी ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की है।
और वह दूसरे शब्दों में सोचे तो नॉर्थ ही एक ऐसी जगह है जहाँ से ड्यूक वॉलेंटस के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, और अगर वह लगी हुई तो उसे वहाँ से हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लिसा अपना सूटकेस लेकर कैरिज से नीचे उतरती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बड़ा सा किला दिखाई देता है जिसे देखकर लिसा कहती है कि आखिरकार मैं यहाँ आ गई, और वह किले में चली जाती है। दरवाजा खुलता है जहाँ मेड लिसा से कहती रहती है कि तुम्हारा नाम लिसा है ना, और आज से तुम इसी कमरे में रहोगी और यह सब याद रखना। लिसा चुपचाप उसकी बात सुनती रहती है। जिस रूम को मेड लिसा को दिखाती है वहाँ कई सारे बेड रखे हुए होते हैं और उन्हें देखकर लिसा कहती है कि मैडम। मेड कहती है हाँ कहो। लिसा कहती है कि यहाँ इतने सारे बेड क्यों है? मेड कहती है कि यह कई प्रकार के लोगों के लिए डॉर्मेटोरी है। यह सुनकर लिसा शॉक हो जाती है और कहती है डॉर्मेटोरी? क्या उसे अब अपना बेडरूम भी और लोगों के साथ शेयर करना होगा? वह यह भी सोचती है कि शायद अब उसे इस बारे में सीखना होगा कि एक मेड कैसे रहती है। मेड लिसा से कहती है कि फालतू की बातें बंद करो और मेरे साथ चलो। लिसा कहती है सॉरी मैम, और वह उसके साथ जाती है। लिचिस अपनी विंडो से यह सब देखता रहता है। लिचिस उसे देखकर सोचता रहता है कि या तो वह कमजोर है या फिर शायद वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अकेले ही यहाँ तक आ गई है। लिसा सोचती रहती है कि वह बहुत पास से उस पर नजर रखेगी कि कब तक वह बचा रह सकता है। लिसा ड्यूक लिचिस के मेंशन में आ जाती है और लिचिस उसे देखकर सोचता है कि या तो वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि उसने अकेले ही ये सफर तय किया है। और लिसा सोचती रहती है कि वह उस पर अच्छे से नजर रखेगी। अगर वह वही व्यक्ति हुआ जिसने उसे मारने की कोशिश की है तो वह उसे मार डालेगी। नौकरानी कहती रहती है कि क्या तुमने सारी बेडशीट ले ली? हाँ मैंने सारी बेडशीट ले ली, ये लास्ट वाली रही है। वह नौकरानी अचानक से कहती है एक मिनट। वह कहती है कि जो नौकरानी कैरिज में आई थी वो कहाँ है? दूसरी नौकरानी कहती है कि उसे तो अब तक यहाँ होना चाहिए था, देखो वहाँ है वो आवाज लगाते हुए कहती है कि लिसा कपड़ों की बास्केट पकड़े रहती है और आवाज सुनते ही उस ओर देखने लगती है। रेड हेयर नौकरानी कहती है कि कहाँ थी तुम अब तक? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया, तुम कहाँ थी? वह लिसा को कई सारे कपड़े देते हुए कहती है कि यह हमारे रूम की लॉन्ड्री है। लिसा उन्हें पकड़ लेती है और नौकरानी को देखती रहती है। सभी नौकरानियां वहां से जाने लगती है और रेड हेयर नौकरानी कहती है कि तुम इन्हें अच्छे से वॉश करना, हम सब लंच करके आती हैं। लिसा को आए हुए यहाँ आज 7 दिन हो गए थे। लिसा सोचती रहती है कि मैं यहाँ वॉलेंटियर्स कैसल में नौकरानी बनकर काम कर रही हूँ और मैंने अपना नाम लिसा ही रखा है। लिसा लॉन्ड्री की इंचार्ज होती है। उसने सोचा था कि बाहर का काम करना थोड़ा आसान होगा, लेकिन यह आसान नहीं था। लिसा ने पहले कभी कपड़े नहीं धोए हुए थे, इसीलिए उसे कपड़े धोने में आधा दिन ही लग जाता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि किसी ने भी उसे नहीं बताया था कि यह सही तरीके से कैसे करते हैं। लिसा अपना पूरा जीवन मेंशन में कैद रह कर रही थी और यहाँ भी वह अकेली ही है। दो नौकरानियाँ आपस में बात करती रहती है कि मैंने सुना है कि ड्यूक लिचिड उसे स्वयं ही लाए हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने उन्हें कभी भी किसी नौकरानी पर इतना ध्यान देते हुए नहीं देखा। लिसा वहाँ से गुजरती रहती है और यह सब सुनती रहती है। वह सोचती है कि क्या वह थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती, क्योंकि वह इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। सारे सर्वेंट उसे इस तरह इग्नोर करते थे जैसे कि वह यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वह सोचती है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे यह जॉब हेड मेड की तरफ से अप्रूव नहीं हुई है। पहले भी लिसा के साथ लोगों द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था और उसे इसकी आदत भी थी, लेकिन परेशानी यह थी कि क्या वह यह काम डिनर से पहले खत्म कर लेगी। कपड़े धोते हुए लिसा सोचती रहती है कि आखिर वह यह सब क्यों कर रही है। वह तो ड्यूक वॉलेंटस के कैसल में उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के लिए आई थी। उसने सोचा था कि वह उसके करीबी नौकर के करीब रहकर उसकी मेमोरीज को पढ़कर उसके बारे में सभी चीजें पता लगा सकेगी, लेकिन उसे आए हुए इतना समय हो गया लेकिन उसने उसे कहीं पर भी नहीं देखा और वक्त बीतता जा रहा है। अचानक से शीट पर ब्लड गिरने लगता है। लिसा अपने नाक के हाथ लगाते हुए कहती है कि उसे वापस से नोज ब्लीड होने लग गई है। लिसा अपने हाथों को देखते हुए सोचती है कि क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपनी इतनी एनर्जी यूज की है, या शायद यह इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने फिजिकल कार्य किया है और उसने यह पहले नहीं किया था। लिसा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे चक्कर आ रहे हों और वह अपने आप से कहती है कि उसे अपने आप को संभालना चाहिए। वह सोचती रहती है कि उसे जल्द से जल्द उसकी यादों को पढ़ना चाहिए और अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो गिरने लगती है और अपने आप को संभाल नहीं पाती है। सोचती है कहाँ है वो। ड्यूक लिचर्ड अचानक से वहाँ आ जाते हैं और गिरती हुई लिसा को गिरने से बचा लेते हैं।
ड्यूक लिजिट कहते हैं कि क्या तुम ठंडे ठंडे पानी में कूदना चाहती हो क्या तुम्हें किसी मेड ने बताया नहीं कि सर्दियों के दौरान जब नदी जम जाती है तो गर्मियों के दौरान सेव किया हुआ पानी सर्दियों में यूज करते हैं। लिसा बड़बड़ाते हुए कहती है कि मैंने सोचा कि मुझे नदी के बर्फ को तोड़ना होगा। लिसा को चक्कर आते रहते हैं और कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वह सोचती है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने उसे पकड़ा है। लिचिस कहता है कि क्या तुम पागल हो। उसे यह ऐसे सुनाई दे रहा था जैसे कि कोई गहरी धीमी आवाज में लोहरी गा रहा हो। लिचिस लिसा को गोद में उठा लेता है और लिसा सोचती रहती है कि वह अपनी पूरी ताकत से उसे धकेलना चाहती है क्योंकि वह उसे नहीं जानती है और एक अजनबी की गोद में नहीं रहना चाहती है। लिसा अपनी एक भी उंगली नहीं हिला पा रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद लिसा को लकड़ी के जलने की आवाज आती है। वो अपनी अंगुलियों को हिलाती है और धीरे धीरे आंखें खोलती है और सोचती है कि वो कहाँ है। उसे आवाज सुनाई देती है, क्या तुम उठ गई? एक ऑरेंज हेयर कलर मेड अंदर आती है जिसके हाथों में खाने की ट्रे थी। वह कहती है कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। लड़की स्माइल करते हुए कहती है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो लिसा से कहती है कि जो लोग पहली बार नॉर्थ में आते हैं वह बीमार हो जाते हैं, मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए था। लिसा यह सब सुनती रहती है और बेड से उठते हुए वह सोचती है कि मैं शायद वहाँ पर बेहोश हो गई थी। लिसा अपने सर के हाथ लगाते हुए सोचती है कि यह बहुत ही पास था। अब से उसे अपने आप पर और ज्यादा ध्यान रखना होगा और अच्छे से काम करना होगा। नौकरानी लिसा से कहती है कि सभी डिनर के लिए गए, तुम थोड़ी देर आराम और क्यों नहीं कर लेती। लिसा कहती है कि तुम कौन हो और वो कहती है कि माफ करना, हम दोनों साथ में ही रूम शेयर करते हैं और मैंने अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया तुम्हें। मेरा नाम सेलिया वॉल्कर है, तुम चाहो तो मुझे सेलिया कहकर भी बुला सकती हो। और तुम्हारा नाम लिसा है ना? तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? यह सुनकर लिसा कहती है कि मुझे लिसा कहो और मदद के लिए शुक्रिया, फिर से तुम अब जा सकती हो, मैं ठीक हूँ। लिसा को ऐसा कहते देखकर सेलिया कहती है ठीक है। सेलिया अपना सर झुकाते हुए कहती है कि मुझे माफ करना लिसा, मैंने पहले तुम्हें इग्नोर किया। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ी परेशानी हो रही है। मैं डरती थी तुम्हारी हेल्प करने में क्योंकि मैं हेड मेड को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। जो मेड हेड मेड के खिलाफ चली जाती है वह जल्द ही अपनी जॉब खो देती है और जिन नौकरानियों को बिना कोई रीजन के हटा दिया जाता है उन्हें नौकरी मिलने में काफी मुश्किल होती है। इसीलिए कोई भी इतना दयालु नहीं है कि अपनी जॉब खतरे में डालकर किसी दूसरे की मदद करे। यह सुनकर लिसा कहती है कि आखिर तुम माफी क्यों मांग रही हो। यह सुनकर सीलिया लिसा को आश्चर्य से देखती है। लिसा कहती रहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं अभी तक यहाँ के वातावरण में नहीं ढल पाई हूँ और यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम मेरी मदद करो। यह सुनकर सीलिया कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो और लिसा उसे देख रही होती है। सीलिया लिसा के पास बैठती है और कहती है कि हम दोनों रूममेट हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और सीलिया स्माइल करते हुए कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। लिसा उसे यह सब कहते देखकर सोचती रहती है कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और परवाह करनी चाहिए। सेलिया कहती है कि फिर भी इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। कल से हम दोनों साथ में खाना खाएंगे और साथ में काम करने जाएंगे, ठीक है ना? लिसा कहती है ठीक है और सेलिया वहाँ से चली जाती है। लिसा सोचती रहती है कि आखिर उसे यहाँ कौन लेकर आया था। लिसा खिड़की के पास बैठकर सोचती रहती है कि मुझे लगा था कि वह कोई और होगा लेकिन वह ड्यूक लिचर्ड थे। आखिर उन्हें कैसे पता कि मैं नदी के पास कपड़े धोने के लिए गई हुई हूँ? क्या वह मुझे कहीं दूर से देख रहे थे? और यदि ऐसा है तब भी अचानक से उसे नीचे की ओर कोई दिखाई देता है। रात हो गई थी, बाहर अंधेरा हो रहा था, वहाँ कोई नीचे खड़ा हुआ था। लिसा खिड़की को खोलती है और देखती है कि नीचे कौन है। वो नीचे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि नीचे और कोई नहीं लिचिस वॉलेंटस था जो कि लिसा को ही देख रहा था। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है। लिसा सोचती है कि आखिर वह इतनी देर रात को वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वह सारे समय मुझ पर ही नजर रखे हुए थे? वह सोचती है फिर तो ये अच्छा है क्योंकि वह दोनों इस वक्त अकेले हैं और वह उसके पास जा पाएगी और उसके लिए ये एक अच्छा चांस है कि वह उसकी यादों को पढ़ पाएगी। लिसा अपनी ड्रॉप को खोलती है जिसमें सीजर रखी होती है। वो सोचती है कि अगर मैंने ये चांस मिस कर दिया तो पता नहीं वह फिर कब उससे मिलेगी। लिसा अपनी सीजर को देखते हुए सोचती है कि अगर वो लकी हुई तो उसे मार डालेगी। लिसा नीचे आती है और कहती है योर ग्रेस।
लीचिस एक ट्री के पास खड़ा हुआ था। लिसा कहती है कि क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? लीचिस कहता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ जरूर आओगी। मैं तुमसे काफी वक्त से नहीं मिला, तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? क्या तुम्हें यहाँ काम कर कर पहले जैसा महसूस हुआ? लिसा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं ये काम कई सालों से कर रही हूँ। वो सोचती है कि क्या वो ऐसा जता रहा है कि उसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता। लीचिस कहता है कि सोचने की बात है, मैंने तो तुम्हें पूछा भी नहीं कि तुम मेरे कैसल में आने से पहले क्या काम करा करती थी। यह सुनकर लिसा कहती है कि इससे पहले मैं लेडी निरिल की मेड थी। और लीचिस कहता है अच्छा, तो तुम आखिर ऐसी जगह पर क्यों आई हो? यह सुनकर लिसा आश्चर्य से कहती है क्या कहा आपने? लीचिस कहता है कि अगर तुम निरिल परिवार की मेड थी तो आखिर तुमने वहीं कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लिया? यहाँ कितनी ठंड है, यहाँ इतनी दूर नॉर्थ में क्यों? आखिर तुम क्यों मेरे कैसल में आई हो? लिसा कहती है माफ करना मुझे, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकती क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। यह सुनकर लीचिस स्माइल करता है। लिसा उसे देखकर सोचती है कि क्या वो मेरी बातों पर हंस रहा है। लिसा को देखकर लीचिस कहता है कि माफ करना, लेकिन तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे हंसी आ गई। लीचिस अपने कदम आगे बढ़ाता है और कहता है कि आखिर एक नौकरानी की हिम्मत कैसी हुई अपने मास्टर से ऐसा कहने की। वो लिसा के करीब जाता है और आंखों में आंखें डालकर कहता है कि ये मेरा कैसर है और तुम मेरी हो। लिसा उसे देखती रहती है और सोचती है कि उसमें